ठीक है। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा क्या है, आज का जो हमारा उपविषय रहेगा, आपके पाठ्यक्रम में जो पूरक पाठ्य पुस्तक है कृति का भाग 2 है। कृति का भाग 2 से जो प्रथम अध्याय है माता का अंचल, इसका अध्ययन करेंगे। ये हमारे पाठ्यक्रम में माता का जो अंचल है, ये माता के अंचल एक उपन्यास रहा है श्री पूजन साय जी का, और ये उस उपन्यास का एक अंश है। ये उपन्यास का अंश है। माता का अंचल नामक जो उपन्यास है उसका ये एक अंश है। ठीक है। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे शिव पूजन साई जी का जीवन वृत्तांत। आपकी पुस्तक में पीछे की तरफ दिया हुआ है, तो मैं वैसे बता देता हूं आपको। शिव पूजन साई का जन्म सन 1893 में गांव उनवास, जिला भोजपुर, जो कि बिहार के अंदर आता है, इनका जन्म बिहार में हुआ था, यानी कि जिला भोजपुर बिहार में हुआ था। और इनके बचपन का नाम भोलानाथ था। और 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद इन्होंने बनारस के अदालत में नौकरी की। बाद में ये हिंदी के अध्यापक बन गए। असहयोग आंदोलन के प्रभाव से इन्होंने सरकारी नौकरी से भी त्याग पत्र दे दिया। और इस तरह से शिव पूजन साय अपने समय के लेखकों में बहुत ही लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति रहे हैं। इन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का भी संपादन किया। और इसके साथ ही हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादक मंडल में भी ये रहे हैं। सन 1963 यानी कि 1963 में इस महान साहित्यकार का देहांत हो गया। इन्होंने हिंदी साहित्य को अनेक रचनाएं दी हैं। उनमें से कुछ है, जैसे देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे दिन वे लोग, समृद्धि शेष। और इन्होंने शिव पूजन रचनावली के नाम से भी एक रचना लिखी है, जिसके 4 खंड प्रकाशित हुए हैं। अगर साहित्यिक विशेषताओं की बात करें शिव पूजन साय की, तो शिव पूजन साय आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख साहित्यकार माने गए हैं। और इन्होंने युगीन समाज की, अपने युग के समाज की विडंबनाओं को, समस्याओं को, जो सामाजिक समस्याएं हैं, चाहे फिर वो राजनीतिक समस्याएं हैं, उन सभी का यथार्थ चित्रण किया है। और समाज में बढ़ रहे शोषण के प्रति भी उन्होंने, शिव पूजन साय जी ने, आधार शिव पूजन साय जी ने, उन्होंने, इससे मतलब है शिव पूजन साय से, इन्होंने समाज में जो लगातार शोषण बढ़ रहा है उस शोषण की भी आवाज उठाई है। और इस तरह से शिव पूजन साय ने सामाजिक बुराइयों का भी डटकर विरोध किया और नारी चेतना को जागृत करने का भी प्रयास किया है। साय जी ने ग्राम्य संस्कृति का भी अनूठा चित्रण अपनी रचनाओं में किया है। देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, माता का आंचल या माता का अंचल आदि ऐसी प्रमुख रचनाएं हैं जिनमें ग्राम्य संस्कृति, रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज आदि का सजीव अंकन किया है इन्होंने। ठीक है। माता का अंचल में लेखक ने माँ के आंचल की गरिमा और ग्राम्य संस्कृति का अनूठा वर्णन बताया है। लेखक ने स्पष्ट शब्दों में बताया कि युवा वर्ग मस्ती में किस प्रकार से, आज का जो युवा वर्ग है, आज का युवा वर्ग मस्ती में किस प्रकार से चूर रहता है। और बुजुर्ग लोग बुढ़ापे में बेबस होने के कारण से या बेबस हो जाते हैं, और उस कारण से अपनी आजीविका भी चलाने में उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और इस तरह से वो अपने खर्चे के लिए भी उन्हें तंग होना पड़ता है बुजुर्गों को। जैसे लेखक ने इन पंक्तियों के माध्यम से बताया है, जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। इनकी जो बादशाली है, बादशाली की अगर बातचीत करें तो इनकी बादशाली सरल और सरस बादशाली है, यानी कि इन्होंने अपनी रचनाओं में अधिकतर खड़ी बोली का प्रयोग किया है।
और इनकी भाषा में लोक जीवन और लोक संस्कृति के प्रसंग भी देखने को मिलते हैं और आंचलिक शब्दों का भी प्रचुर प्रयोग इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। इस तरह से लेखक ने तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि शब्दों का भी अपनी रचनाओं में सुंदर रूप से प्रयोग किया है। इन्होंने वर्णनात्मक, चित्रात्मक, विवरणात्मक आदि शैलियों का भी अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है। मुहावरे एवं लोकोक्तियों के दृष्टिकोण से देखें तो इस महान साहित्यकार ने अपनी रचनाओं में मुहावरे एवं लोकोक्तियों का भी सुंदर प्रयोग किया है। तो इस तरह से शिव पूजन साय हिंदी साहित्य के एक महान लेखक माने गए हैं और उनका हिंदी साहित्य में अपूर्व योगदान रहा है। ये है शिव पूजन साय जी का जीवन वृतांत। अब ये जो पाठ का सारांश है, इस पाठ का सारांश जान लीजिएगा। शिव पूजन साय द्वारा रचित जो ये रचना है माता का अंचल, ये उनका एक उपन्यास है। ठीक है, माता का अंचल, यानी कि वास्तव में देखे तो ये माता का अंचल जो ये उपन्यास के रूप में हमारे पाठ्यक्रम में आया, ये माता का अंचल उनके उपन्यास का ही एक अंश माना गया है। और इस तरह से लेखक ने इस पाठ के माध्यम से, इस उपन्यास के माध्यम से माँ के आंचल की ममता के साथ साथ ग्राम्य संस्कृति का अनूठा चित्रण किया है। समाज में युवा जहाँ मौज मस्ती में रहता है, वहीं जो बुजुर्ग है, बुजुर्ग कठिनाइयों से अपना जीवन यापन करते हैं। और लेखक ने आगे भी बताया है इस अध्याय के माध्यम से कि उनके पिता सुबह उठकर स्नान कर पूजा पाठ किया करते थे और वे लेखक और उनके भाई को स्थान पर बिठा लिया करते थे। कौन बिठा लिया करते थे? लेखक के पिता जब सुबह उठकर स्नान इत्यादि कर कर पूजा पाठ किया करते थे तो लेखक के पिता शिव पूजन साय को और उनके भाई को अपने पास ही बैठा लिया करते थे और अधिकतर जो समय है वो अपने पिता के साथ ही व्यतीत करते थे शिव पूजन साय जी। तो शिव पूजन साय अधिकतर समय अपने पिता के साथ ही व्यतीत किया करते थे और पूजा के बाद उनके पिता उनके माथे पर बबूत और तिलक लगा दिया करते थे, जिससे शिव पूजन साय खासे भोलेनाथ की तरह प्रतीत होते थे। और इस तरह से एक उनके मस्तक पर जो तिलक होता था वो त्रिपुंड होता था, 3 रेखाओं वाला तिलक होता था, जैसे वर्क के जो व्यक्ति है वो लगाते, पंडित लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बाबूजी के रामायण का पाठ करने के बाद वे दोनों भाई आईने में अपना चेहरा देखा करते थे और इसके पिता बाबूजी अपनी राम नाम बही पर 1000 बार राम नाम लिखकर पाठ करने की पोथी के साथ बंद करके रख देते थे और बाबूजी द्वारा गंगा में मछलियों को आटे की गोलियां खिलाते समय वे दोनों उनके कंधों पर बैठकर हंसते रहते थे। कभी कभी बाबूजी उनसे कुश्ती भी किया करते थे। वे दोनों हंसी मजाक में अपने बाबूजी की लंबी लंबी मूंछों के साथ भी खेला करते थे और बाबूजी प्यार से उनका चुम्मा लिया करते थे। घर आकर बाबूजी उन्हें चौके पर बैठाकर अपने हाथों से खिलाया करते थे। लेखक और उनके भाई के माँ बड़े प्यार से तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से टुकड़े बनाकर दही भात खिलाया करती थी और जब वो छक जाते थे यानी कि भरपूर भोजन कर लेते थे तो भरपूर भोजन करने के बाद वे नंग दड़ंग अवस्था में बाहर खेलने के लिए दौड़ पड़ते और कभी कभी अचानक माँ उन्हें पकड़ कर अंदर कर देती थी तो और फिर उनकी चोटी गूंथती थी और कुर्ता टोपी पहनाकर उन्हें छोड़ देते थे। और इस तरह से लेखक सिसकते सिसकते बाबूजी की गोद में जा बैठते और बाहर आते हुए बालकों के झुंड के साथ मौज मस्ती में डूब जाते। वे चबूतरे पर बैठकर तमाशे और नाटक भी किया करते थे और मिठाइयों की दुकान जिसमें पत्ते की पुरियां, मिट्टी की जलेबियां आदि मिलते लगाया करते थे, वे सभी बच्चों के साथ मिलकर घर बनाते और तिनकों का छप्पर, दातुन के खंभे, दिए की कढ़ाई आदि उस पर रख देते थे
और उसी ग्रोंदे में सभी पंक्ति में बैठकर भोजन करने के लिए वहां पर बैठ जाया करते थे और बाबूजी भी उनके पास चले जाते। और कभी कभी तो बारात का जुलूस भी वो निकालते, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80 90 पूरे जो इस तरह से खेलते हैं। ठीक है, तरह तरह के वो पहले जैसे जो खेल होते थे वो बिल्कुल ही खत्म हो गए। लेकिन आजकल तो ज्यादातर खेल किससे खेलते हैं हम? मोबाइल फोन पे, इस पे, लैपटॉप पे, टेलीविजन पे, ये खेल रह गए हमारे। लेकिन पहले इस प्रकार की जो मनगढ़ंत बातें होती थी, जो हम आपस में एक दूसरे के हाथ पकड़ के जो छिपम छपाई खेलते थे या फिर अन्य जो हमारे खेल होते थे वो खेला करते थे। ठीक है, तो इस तरह से वे कभी कभी बारात का जुलूस भी निकाला करते थे। ठीक है, और जिसमें वो क्या करते, कनस्तर का तंबूरा, आम के पौधे की शहनाई बजती और टूटी चोएदानी की पालकी बनाकर समधी बनकर बकरे पर चढ़ जाते और यह बारात एक कोने से दूसरे कोने तक जाती। कभी मित्र मंडली इकट्ठी होकर खेती करने लगती। इस प्रकार के नाटक वे हर रोज खेला करते थे। किसी दूल्हे के आगे चलती पालकी देखते ही जोर जोर से चिल्लाने लगते। एक बार बूढ़े वर ने उन्हें यानी कि लेखक मंडली को डेलों से मार दिया। मिट्टी के जो छोटे छोटे डेले होते हैं ना, उनसे मारा। और एक बार रास्ते में आते हुए मूसन तिवारी को बुढ़वा बेईमान कहकर उसे चिढ़ा दिया लेखक ने, लेखक और लेखक की मित्र मंडली ने। तो इस तरह से मूसन तिवारी ने उन्हें खूब खरोरी सुनाई और उसके बाद मूसन तिवारी पाठशाला में पहुंच गए। वहां 4 लड़कों से बेजू तो भाग निकला, लेकिन लेखक और उसका भाई पकड़ा गया। यही सुनकर बाबूजी पाठशाला में चले गए और गुरुजी से उनके पिताजी ने विनती की कि बाबूजी इन्हें छोड़ दें। और इस तरह से लेखक के पिताजी वहां से उन्हें छुड़ाकर घर ले आए और फिर वे रोना धोना भूलकर अपनी मित्र मंडली के साथ चले गए। और इसके बाद उनके मित्र मकई के खेत में चिड़ियों को पकड़ने के लिए चले और खेत से अलग होकर राम जी की चरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट, ये गीत उनकी लेखक और लेखक की मित्र मंडली ने गाने शुरू कर दिए। और कुछ दूरी पर बाबूजी और अन्य गांव के लोग ये पूरा का पूरा जो तमाशा था, ये पूरे के पूरे तमाशे को देख रहे थे। और इस तरह से एक टीले पर जाकर लेखक और उनके भाई अपने मित्रों के साथ चूहों के बिल में पानी डाल देते हैं और कुछ देर बाद उसमें से गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकलकर बाहर आ जाता है। और उस शिव जी के सांप से वे डरकर वे सभी के सभी यानी कि जो लेखक मित्र मंडली है लेखक के साथ, ठीक है, वे रोते चिल्लाते वहां से भाग गए और गिरते फिसलते कांटों में चलते हुए वे सब खून से लथपथ हो गए थे और सभी अपने अपने घर में घुस गए। और उस समय बाबूजी बरामदे में बैठे हुए हुक्का पी रहे थे। किसके बाबूजी? लेखक के बाबूजी उस समय बरामदे में बैठकर हुक्का पी रहे थे और वे दोनों अपनी माँ की गोद में जाकर बैठ गए। डर से कांपते हुए देखकर लेखक की माँ भी रोने लगी और दुखी होकर उनसे कारण पूछा, लेखक से और लेखक के भाई से कारण पूछा कि आप इतने डरे हुए, इतने सहमे क्यों हो? तो इस पर कभी वो अपने आंचल में उसे लेखक को छिपाती तो कभी उसे लाड प्यार करती। और माँ ने तुरंत हल्दी पीसकर लेखक और उसके भाई के घाव पर भी लगाया। हल्दी को पीसकर लेखक के और उसके भाई के घाव पर भी लगाई और इस तरह से लेखक का और लेखक के भाई का जो शरीर है वो बिल्कुल बुरी तरह से कांप रहा था और आंखें चाहकर भी उनकी बिल्कुल भी खुल नहीं रही थी। और इस तरह से बाबूजी दौड़कर उन्हें गोद में लेने लगे, लेकिन वे अपनी माँ के अंचल में छिपे रहे। तो ये इस अध्याय का, इस उपन्यास का सारांश है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं इस अध्याय को। पेन पेंसिल निकाल लेना, जो भी कठिन शब्द आएंगे उनको लिखते जाना भाई।
चलिए, जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। मृदंग, मृदंग क्या होता है? मृदंग होता है एक बजाने वाला यंत्र, वाद्य यंत्र जिसको बोलते हैं। मृदंग क्या होता है? एक प्रकार का वाद्य यंत्र। ठीक है, जैसे वो फिल्मों में देखते हो, वो छोटी सी तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसमें जो मृदंग का मतलब है कि एक वाद्य यंत्र होता है। और इस पंक्ति का अर्थ हो गया कि जहाँ लड़कों का संग, जहाँ लड़के इकट्ठे हो जाते हैं, तो वहाँ तरह तरह की बातें होनी शुरू हो जाती है। वहाँ बाजे ढोल डपली इस तरह से बजना शुरू हो जाता है। ठीक है, और जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। और जिस परिवार में, जिस घर में बूढ़े होंगे, बुजुर्ग होंगे, वहां पर क्या माना गया है? वहां पर खर्चा माना गया कि उस बुजुर्ग पे दिन प्रतिदिन कोई ना कोई पैसा लगता रहता है, उसकी दवाई बंटियों के लिए कुछ ना कुछ खर्च होता रहता है। लोग परेशान, अपने आप को परेशान समझना शुरू कर देते हैं। लेकिन वास्तव में देखें कि जिस परिवार में बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, वहां पर अगर हम बुजुर्गों की सेवा करेंगे तो सबसे बड़ा ये नैतिक धर्म हमारा हमारा माना जाता है। ठीक है, लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, बुजुर्गों की बातों को अनदेखा कर देते हैं। और कई बार तो हम नाटकों में, फिल्मों में भी देखते हैं, रियलिटी में भी देखते हैं, आसपास में, अड़ोस पड़ोस में बुजुर्गों को घर से बेघर कर दिया जाता है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी कुछ जो आज हम जिस बदौलत पर, जिस मुकाम पर हम जिस जिस मुकाम पर हम पहुंचे हैं, वो मुकाम, वो लक्ष्य हमने किसके माध्यम से हासिल किया है? उन्हीं बुजुर्गों के आशीर्वाद से, उनकी कठोर मेहनत से हमने हासिल किया है। ठीक है भाई, तो ये एक मेरा आपको एक संदेश था कि आप कभी भी ऐसा जीवन में कोई भी गलत कदम ना उठाए। अगर किसी के भी परिवार में बुजुर्ग है तो उनका अच्छे से मान सम्मान करें, उनका पालन पोषण करें, उनकी देख रेख करें अच्छे से। ठीक है, तो शुरू करते आगे। हमारे पिता तड़के, तड़के का मतलब है देशज शब्द है, ये आंचलिक शब्द है। तड़के का मतलब है सुबह, सवेरे। तड़के उठकर, उठकर में कौन सी वो होगी? पूर्वकालिक क्रिया हो गई उठकर में। उठकर, निवट नहाकर, या निवट नहाकर का मतलब होता है फ्रेश होकर, नहा धोकर। ठीक है, निवट का मतलब होता है जो भी शरीर के अंदर गंदगी है उसे बाहर निकाल देना। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से समझ ही गए होंगे। तो निवट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। अंग लगना, अंग लगना मुहावरा है। अंग लगने का मतलब होता है बहुत ही नजदीक चले जाना, किसी के नजदीक हो जाना। जैसे कई बार देखते नहीं हो, आप में से आप छोटे थे, या हमारे जो भी भाई बहन है या बच्चे हैं, जो वो ज्यादातर क्या करते हैं, या तो मम्मी से ज्यादा प्रेम करते हैं या पिताजी से। ज्यादातर क्या करते हैं, वो एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा चाहत रखते हैं अपने मन में, एक व्यक्ति के प्रति बहुत ही ज्यादा चाहत रखते हैं। वैसे तो चाहत सभी के प्रति होती है उनकी, लेकिन एक से ज्यादा ही लाड प्यार उनके बगैर वो बिल्कुल भी नहीं रहते। ठीक है, आगे चलिए। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था। नाता क्या होता है? संबंध। इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर, धुलाकर में भी पूर्वकाल क्रिया है, धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम बबूत का तिलक देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। ठीक है, बबूत क्या होती है? बबूत होती है कि जो ये रेखा, ये राख होती है ना, राख जिसको हम मस्तक पर लगाते हैं, उसे बबूत बोलते हैं, राख को। ठीक है भाई, तो आगे चलिएगा। हमारे कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांट कर, इन तीनों शब्दों में प्रभुकालिक क्रिया है। वह है हमारे चौड़े लीलार में
त्रिपुंड कर देते थे। लीलार, लीलार क्या होता है? माथा। और त्रिपुंड करना, त्रिपुंड करना होता है एक प्रकार का तिलक जो माथे पर लगाया जाता है 3 आड़ियों के माध्यम से, यानी कि हर चंद्र के आकार जैसी रेखाएं जो हम माथे पर बनाते हैं, ठीक है, उसको त्रिपुंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? त्रिपुंड। आगे चलिएगा। हमारे लीलार में बहुत खूब खलती थी। खूब खलना, खूब खलने का मतलब है बहुत ही अच्छी लगना। सिर, सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। लंबी लंबी जटाएं, जटाएं होते हैं बाल। बहुत रमाने से हम खासे बमबोला बन जाते थे। बहुत रमाने से, बहुत रमाने से मतलब होता है बहुत लगाने से, या जब वो रम जाती है अच्छे से, वो उस पे मस्तक पे सज जाती है तो खासे कैसे प्रतीत होते थे ये लेखक भोलेनाथ की बांधते। ठीक है, आगे चलिएगा। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे। अब ये क्वेश्चन बन जाएगा कि लेखक को उनके पिताजी भोलानाथ कहकर क्यों पुकारा करते थे, या लेखक भोलानाथ कैसे बन जाते थे। ठीक है, तो ये उपयुक्त पंक्तियों में जो भी बातें हम जितनी भी पंक्तियां पढ़ चुके हैं लेखक से संबंधित, वो सभी आप इसमें लिख दोगे। ठीक है, सुबह उन्हें उठाकर नहला धुलाकर अपने पास बैठा लेते थे, फिर उनके मस्तक पर क्या करते थे, उनके मस्तक पर ललाट, उनके मस्तक पर ये बबूत लगा देते थे और त्रिपुंड लगा देते थे, फिर राम नाम की पोथी वो करते थे। ये सभी बातें आप इसमें बता दोगे। आगे चलिएगा। हमारे लीलार में ये तो हो चुका। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। यानी कि लेखक का वास्तविक नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ। ये पेपर में पूछा जा सकता है आपसे एमसीक्यूज में। ठीक है, हम भी उनको बाबूजी कहकर, कहकर में फिर से पूर्वकालिक क्रिया विद्यमान है, पुकारा करते, और माता को मैया। मैया यानी कि माँ। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब उनको उनकी बगल में बैठे बैठे, बगल होता है पास में नजदीक में, बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। मुंह निहारना यानी कि चेहरे को देखना, निहारने का मतलब क्या होता है? देखना। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे, यानी कि लजाकर, मुस्कुराकर। और ये इसमें क्या है? इन दोनों शब्दों में पूर्वकालिक क्रिया विद्यमान है। आगे चलिएगा। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर में फिर से पूर्वकालिक क्रिया विद्यमान है। लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते। बांध कर में पूर्वकालिक क्रिया विद्यमान है। ये तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है पूर्वकालिक, क्योंकि इसमें कर और करके ये शब्द लगे होंगे। ठीक है, और जिस शब्द में के पीछे कर या करके लगा हुआ हो, ये सोच लीजिएगा वो पूर्वकालिक क्रिया के रूप में देखा गया वो शब्द। आगे चलिए, फिर अगला पृष्ठ निकाल लीजिएगा। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जो वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वह स्थिल होता है कमजोर, वीक। ठीक है, स्थिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और बढ़ जाते। उतान क्या होता है? पीठ के बल पड़ जाना या लेट जाना। यह उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते, तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से
छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चूमा मांगते, तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चूमा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चूमा लेने लगते, तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोने लगते और हम अलग खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते, तब उनके साथ ही हम भी खाने बैठते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और बात सानकर खिलाते थे। बात बात सानकर का मतलब क्या हो गया? जो गूंथना है, गूंथना। गोरस, गोरस क्या होता है? ये जो हम गेहूं इत्यादि को नहीं वो करते हैं, उसमें का जो छिलका इत्यादि होता है। ठीक है, तो जब हम खाकर अफर जाते, अफर जाना यानी कि पूरी तरह से पेट भर जाना। अफर जाते तो और होता है जिद करना। ठीक है, हट करने लग जाते थे। तो आगे चलिएगा। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो चार चार दाने के और बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चे को भर मुंह और खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कोर, तब पाएगा दुनिया में ठोर। ठोर का मतलब होता है ठिकाना। बड़े बड़े जो दाने खाएगा तो तभी वो मजबूत होगा। देखिए, मैं खिलाती हूँ। मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। मर्दुए यानी कि आदमियों के लिए प्रयोग हुआ है। ठीक है, और मैतारी के साथ हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। मैतारी क्या होता है? मैतारी का मतलब होता है माँ। मैतारी का मतलब क्या होता है? माँ। ठीक है, ये कहकर वह थाली में दही भात, शांति और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से और बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो, नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। अब देखिएगा इस पंक्ति के माध्यम से। अब जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे क्या करते हैं? जब मान लीजिए कुछ खाते पीते नहीं है, तो उन्हें डरा धमका कर, उन्हें बहला फुसला कर उनको कुछ ना कुछ खा खिलाया पिलाया जाता है। अब आपने भी देखा होगा, जब आप छोटे थे तो मम्मी पापा दादी या फिर कोई परिवार का अन्य सदस्य आपको कुछ भी खिलाते पिलाते थे, तो क्या कहते थे? या बिल्ली आ जाएगी, कुत्ता आ जाएगा, आपकी इस सामान को, इस चीज को बंदर उठा के ले जाएगा, चिड़िया उठा के ले जाएगी। इस तरह से होती थी ना बातें। तो आगे चलिएगा। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे, तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग दड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती, तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देते थे। कड़वा तेल क्या होता है? कड़वा तेल होता है सरसों का तेल। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बहुत कर यानी कि तेल लगाकर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लगाकर छोटी गूंथ चोटी गूंथती और उसमें कर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देते थे। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में खिसकते सिसकते सिसकते बाहर आते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जोना, इंतजार करना, देशज शब्द है ये। आंचलिक शब्दों का लेखक ने प्रयोग किया है अपनी रचना में। जोने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन
खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे, वहीं रंगमंच बनती। रंगमंच यानी कि वहीं पर कला करते थे, वहीं पर नाटक किया करते थे, वो नौटंकी किया करते थे। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदवा तान कर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। चंदवा क्या होता है? एक छोटा सा रहने की जो जगह होती है, ठीक है। उसमें चिलम के कोंचे और कपड़े के थालों में डेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरियां, गीली मिट्टी की जलेबियां, फूटे गड़े के टुकड़ों के बतासे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़े के पैसे बनते। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी दो पैसे खरीदते। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग गोरंदा मनाते। धूल की मेड़ दीवार बनती, इनको का छप्पर, दातुन के खम, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़ और घड़े के मुंगड़े की चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनते थे। पानी के घी, धूल के पिसान और खाने के लिए भोजन या दावत, ठीक है। हम ही लोग जेवनार करते और हम ही लोगों की जेवनार बैठती थी। जब पंगत बैठ जाते, पंगत क्या होता है? पंक्ति, कतार। तब बाबूजी भी धीरे से आकर पांत के अंत में, पांत यानी कि पंक्ति के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते थे। जीमने यानी कि खाने के लिए। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंस कर और ग्रोंदा बिगाड़ कर भाग चलते थे। वह भी हंसते हंसते लोट पोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब बोझ होगा भोलानाथ। अगला प्रश्न निकाल लीजिएगा। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले को घिस कर शहनाई बजाई जाती। अमोले क्या होता है? जो आम की गुठली होती है ना, उसको हम घिसाकर उसको बजाने की कोशिश करते हैं और बजती भी है, उसको अमोला बोलते हैं, ठीक है। घिस कर शहनाई बजाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। कहने का तात्पर्य ये है, इस पूरे के पूरे अध्याय में वत्सलता प्रकट की है, बचपना प्रकट किया है लेखक ने अपना। वर्णनात्मक शैली है, ठीक है। वर्णनात्मक शैली का ज्यादातर प्रयोग किया है। वैसे तो वो चित्रात्मक शैली भी है और विवरणात्मक शैली भी है, लेकिन वर्णनात्मक शैली का अधिक प्रयोग किया है लेखक ने। आगे चलिएगा। वहां काठ की पटरियों से गिरे गोबर से लिपे आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्लिये का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आते थे। लौटने के समय खटोले पर लाल ओहार डालकर, लाल ओहार क्या होता है? ओहार, ओहार का मतलब होता है पर्दे के लिए जो कपड़ा इत्यादि होता है, ढकने के लिए जो पर्दा नहीं होता है, उसको ओहार बोलते हैं। डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उगार कर दुल्हन का मुख निकलने लगते, त्यों ही हम लोग हंस कर भाग जाते। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती की खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर गिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती। गिरनी क्या होता है? चार ओर घूमना। पहले कुएं से जब पानी निकाला जाता था तो इसी का प्रयोग होता लकड़ी के, और ज्यादातर तो क्या होता था, बैलों से ही ये चलते थे, ठीक है। बस चबूतरे के छोर पर गिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाते थे। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुगड़ बांध गाड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बनकर मोटे मोट खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेका हल जुआटा। बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में
भाई क्यारी जो उपजी सो भाई हमारी। जैसे आजकल भी खेलते हैं ना ऊंच नीच का पापड़ा, कालर मांगा दुबड़, इस तरह से खेलते हैं ना, वही वत्सलता प्रकट की है इसमें। ठीक है। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों में रोन डालते थे, कसोरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी की दिए के तराजू पर तोल कर राशि तैयार कर देते थे। कसोरे क्या होता है, मिट्टी का जो बना हुआ बर्तन होता है, कटोरा होता है, उसको कसोरा बोलते हैं। इस बीच बाबूजी कर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ, प्रश्नशाली है। बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोई भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों ददरी सत्तू पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जब भी वो हाथार पालकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्हैया हमारी मैरी। अब आगे